हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज से हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को यूपी टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर बुलेट पॉइंट प्रोवाइड करने वाले हैं, जो आपके होने वाले एग्ज़ाम में बूस्टर का काम करने वाला है। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भौतिक अवशेष, सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपियाँ, साहित्यिक ग्रंथ, विदेशी विवरण, और इसमें एक पॉइंट को और आप ऐड कर लीजिए, प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं? तो ये एक राजा के द्वारा अपनी प्रशंसा में या अपनी ख्याति को दूर दूर तक फैलाने के लिए लिखवाई जाती थी। कभी कभी राजा के जो दरबारी होते थे वो राजा की प्रशंसा में भी प्रशस्तियों को लिखवाते थे। तो इन सब का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता था? तो इन सभी का उपयोग इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत के तौर पर किया जाता था। जो हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई है, उन सब में जो प्रमुख स्रोत के तौर पर काम करते हैं वे कौन कौन से हैं? तो वो भौतिक अवशेष हैं, सिक्के हैं, अभिलेख हैं, पांडुलिपियाँ हैं, ताम्र पत्र हैं, साहित्यिक ग्रंथ हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण हैं या विदेशी विवरण हैं, प्रशस्तियाँ हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों व यूनानियों ने, जो ईरानी थे उन्होंने सिंधु को हिंदोस, और जो यूनानी थे उन्होंने इसको इंडोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि का क्षेत्र है या जो भूमि का हिस्सा था उसको इंडिया कहा। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जो सिंधु प्रदेश के क्षेत्र का हिस्सा था भूमि का, उसको इंडिया किसने कहा? तो किसने कहा? ईरानियों ने व यूनानियों ने। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो उसे क्या कहते हैं? तो इसको मैं आपको सिंपली ढंग से समझाना चाहूँगा। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। लेकिन अगर हम आग ऐतिहासिक की बात करें तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका है। और अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास के अंतर्गत दोनों ही चीज़ें मिलती हैं, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और लिखित साक्ष्य भी हैं, और इन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अशोक के जो अभिलेख पाए गए हैं वो उनकी लिपियां क्या हैं या वो किन लिपियों में लिखे गए हैं? तो अशोक के अभिलेखों को मुख्यतः ब्राह्मी, खगोष्ठी, ग्रीक और आर्मे की लिपि में लिखा गया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ग्रीक और आर्मे की लिपि में कौन से अभिलेख लिखे गए हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि वह इतिहासकार जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है या इतिहास के पिता की उपाधि दी गई है, तो वो कौन है? वो हैं हेरोडोटस। आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक इसमें क्वेश्चन मैं अपने पास से पूछ ले रहा हूँ कि अगर हम बात करें कि भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, उसको भी आप चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं। विद्वान ब्राह्मणों तथा कवियों द्वारा रचना की गई। अभी मैंने बताया कि जो राजा होते थे वो अपनी प्रशंसा में प्रशस्तियों का निर्माण कराते थे, तो इनको कौन लिखता था? ये प्रशस्तियाँ ब्राह्मणों द्वारा या कवियों द्वारा लिखी जाती थी, इनकी रचना की जाती थी। क्यों लिखी जाती थी? तो हमने बताया किसमें, जो राजा होते थे राजाओं की प्रशंसा के लिए ही प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी। तो ये भी इतिहास के स्रोत के तौर पर काम करती हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऐहोल अभिलेख, तो ऐहोल अभिलेख के बारे में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ये क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऐहोल अभिलेख एक प्रकार की प्रशस्ति है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि भारत के प्राचीनतम सिक्के, ये पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे कि भारत के प्राचीनतम सिक्के जो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के हैं
उन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। क्योंकि कई बार पूछा गया है कि आहत मुद्राएं कैसे बनी थीं या उनकी क्या विशेषता थी, तो ये ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। ये बात आप अंडरलाइन कर ले, कैसे बनाए जाते थे, तो ये ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिस कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। अगर हम बात करें कि वो पुस्तकें जो हाथ से लिखी जाती थीं, किस समय, तो प्राचीन समय में, क्योंकि उस समय इतनी सुविधाएं मौजूद नहीं थीं, तो उन्हें क्या कहा जाता था, उनको पांडुलिपियां कहा जाता था, और ये इतिहास के एक प्रमुख स्रोतों में से एक हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मंदिरों तथा विहारों से प्राप्त होती हैं, तो हमें मंदिरों तथा विहारों से बहुत सारी पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामान्यतः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में, ये अंडरलाइन कर लें, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र पर, पुराने समय में क्या होता था, लिखने के लिए ताड़पत्रों का या तो भुर्ज पेड़ की जो छाल होती थी उनके भोजपत्रों का प्रयोग किया जाता था, और उन्हीं पर क्या होता था, पांडुलिपियां लिखकर तैयार की जाती थीं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को मिल चुका होगा। सामवेद ग्रंथ को क्या कहा जाता है, तो सामवेद ग्रंथ को भारतीय संगीत का जनक या मूल कहा जाता है। ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। और अभी आगे जब आप वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे तब आपको सारे वेदों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, वो भी फुल डिटेल के साथ, क्योंकि वेदों से संबंधित कई प्रश्न आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको कहीं अंडरलाइन कर लेना है। जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं। कई बार पूछ लिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप में, आपको पता होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। और कई बार ये भी पूछ लिया गया है कि उपनिषद का एक दूसरा नाम क्या है, तो उपनिषद को हम लोग वेदांत के तौर पर भी जानते हैं और इनकी संख्या 108 होती है। लेकिन कभी वेदांग पूछ लिया जाए तो वो उपनिषद नहीं होंगे। वेदांग अगर पूछा जाएगा तो उनकी संख्या 6 है, लेकिन वेदांत की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या 108 है और उन्हें उपनिषद के तौर पर जाना जाता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि बौद्ध ग्रंथ जिनमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का बात की गई है या उल्लेख मिलता है। अब ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है। आपको बता दूं कि महाजनपदों से आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित भी आपको परीक्षा में हर बार 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए इसको आप कहीं पर नोट कर लें। क्या पूछा गया है कि वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वो कौन सा, अगर बौद्ध की हम बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। लेकिन अगर हम जैन धर्म की बात करते तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ग्रंथ होगा जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं। जैन ग्रंथों की रचना मुख्यतः में हुई है, किस में हुई है, तो प्राकृत भाषा में हुई। आपको ध्यान रखना है कि उस वक्त सामान्य बोलचाल की जो भाषा थी वो कैसी थी, प्राकृत थी, जिनमें हमें 6ठी शताब्दी, ये बात आप कहीं अंडरलाइन कर लें कि जिनमें हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जानकारी मिलती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट में भी ये पूछा गया है, उसके अलावा अदर टेट एग्जामों में भी पूछा गया है, टीजीटी में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप कहीं पर नोट कर लें। आदिवासी जाति या जनजाति लोग जो होते हैं उनकी वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके अपनी संस्कृति व रीति रिवाज को सजाते हैं। अगर हम आदिवासियों की बात करें, अगर हम जनजातियों की बात करें, जो जनजातीय लोग हैं जो जंगलों में वनों में रहते हैं, वो क्या करते हैं, तो वे वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके अपनी संस्कृति व रीति रिवाज को क्या करते हैं, सजोते हैं। यह आता है या किसके अंतर्गत आता है, कई बार पूछा जाएगा, तो यह आता है गल्प साहित्य के अंतर्गत। गल्प साहित्य की जब भी बात होगी आपको ध्यान रखना है कि ये आदिवासी या जनजाति समूह के लोगों के बारे में बात की जा रही है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि प्रसिद्ध यूनानी लेखक मेगास्थनीज,
अब आपको पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज कौन था। तो आपको पता होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने क्या किया था, सिकंदर के दो सेनापति थे, एक थल सेनापति और दूसरे जल सेनापति। एक का नाम क्या था, एक का नाम था सेलुकस और दूसरे का नाम था निर्याकस। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थल सेनापति की, सेलुकस की। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने युद्ध में सेलुकस को पराजित कर दिया था। तो सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना के साथ उनका विवाह कर दिया और साथ ही साथ अपने यहाँ से मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और मेगास्थनीज ने ही क्या किया, यहाँ पर एक पुस्तक का या यहाँ पर एक ग्रंथ की रचना की, जिसको इंडिका के तौर पर जाना जाता है। साथ ही साथ अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेगास्थनीज को भारत के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो ये किस समय की बात हो रही है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात हो रही है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृत से संबंधित है। आपको पता चल गया होगा कि सेलुकस कौन था, निर्याकस कौन था, हेलेना कौन थी, मेगास्थनीज के बारे में कि मेगास्थनीज कैसे भारत आया, उसने कौन से ग्रंथ की रचना की, उसको क्यों भारत के इतिहास का जनक कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर इतिहासकार जिन कारणों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं, जब इतिहास लेखन की बात आएगी तो इतिहासकार सबसे ज़्यादा दो बातों का ध्यान रखते हैं, एक तो आर्थिक और दूसरी सामाजिक। उस समय के इतिहास, जिस समय का वो लेखन कर रहे हैं, उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी और सामाजिक स्थिति कैसी थी। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो सभी को पता है, फिर भी मैं एक बार आप सभी को बता दे रहा हूँ। आजकल कई पुस्तकों में व लेखों में बीसी की जगह पे बीसीई लिखा हुआ मिलता है। तो अगर हम बीसीई की बात करें तो इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ये सिंपल है, आप सभी को पता है, तो इसे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास विभाजन का स्रोत के आधार पर सही क्रम क्या है। अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, फिर आदि ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ये कई बार पूछा गया है, आप इसको टिक कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, हिंदू यूनानी ने, जिन्हें क्या कहा जाता था, इंडो यूनानी भी कहा जाता था, या इसको हम सिंपल बोल सकते हैं हिंदू यूनानी। तो ये बात भी आप कहीं नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है समय के आधार पर इतिहास का विभाजन। समय के आधार पर आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आपके सिलेबस को टाइम पीरियड के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम पीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से पूछे जाते हैं और सबसे कम मध्य इतिहास से, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आधुनिक इतिहास से या आधुनिक काल के इतिहास से पूछे जाते हैं। तो आपको प्राचीन काल के इतिहास को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ना है। अब आगे क्या बोला गया, इसके तहत क्या बोला गया है, किया गया है, जिसके तहत प्राचीन काल से संबंध है। तो आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर प्राचीन काल की बात होगी तो हम इसको पाषाण काल से शुरू करेंगे। कब से शुरू करेंगे, तो 8000 या उससे भी पहले मान सकते हैं, 8000 से पहले 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर हम कहाँ तक की बात करने वाले हैं, हर्षवर्धन के काल तक। आप बताइए ऐसा कौन सा शासक था जिसने हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा थ्योरिकल टाइप का है और ये कभी भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। इससे हम जान पाते हैं, क्या जान पाते हैं, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा आप इतिहास क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इससे हम मानव समुदाय ने हमारे देश में या विश्व में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया,
तो इस सब चीज़ों की हमें जानकारी किससे पढ़ती मिलती है? इतिहास के अध्ययन से। और इतिहास हम इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हमें इस बात का ज्ञान प्राप्त हो सके कि हमारे अतीत में या हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को हमें दोहराना नहीं है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अशोक के अभिलेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ये कई बार पूछा गया है, अशोक से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन कहीं पर नोट कर लेना है कि अशोक के अभिलेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो टी पेंथलर ने की थी। अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अशोक के जो अभिलेखों पर लिखी गई लिपियां थीं या जो उनके द्वारा लिखवाई गई स्तंभ थे उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज के हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज का आप सबका वर्क है कि आप हमें अशोक के बारे में कमेंट करके बताएंगे कि अशोक ने कलिंग के युद्ध में किस राजा को पराजित किया था। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।